नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। मैं आपका दोस्त अनुपम पाठक आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2018 के प्रश्न संख्या 76 से प्रश्न संख्या 100 तक के प्रश्नों का उत्तर और विश्लेषण लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसी तरह की और वीडियोस और इन प्रश्न पत्रों के विश्लेषण अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी राजनीति विज्ञान से कर रहे हैं या अन्य विषयों से भी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए और अपने अन्य लोगों तक भी वीडियो शेयर करके पहुंचाइए। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे निवेदन किया है कि मैं फर्स्ट पेपर के भी जो है एनालिसिस प्रस्तुत करूं, तो मैं वो भी लेकर के आऊँगा। अगले कुछ दिनों में मैं जो है प्रस्तुत होऊंगा, कुछ वीडियोस में बनाऊंगा उस पर। तो इसलिए जो लोग दूसरे विषयों से भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी तो निश्चित तौर पे बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह के सवाल और विश्लेषण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आशा है कि वो आने वाली जो परीक्षा है राजनीति विज्ञान में नेट और जेआरएफ की, उसके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। चलिए आज का विश्लेषण हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले लेते हैं आपका प्रश्न संख्या 76 जो आपके ठीक सामने है। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो जी ये समिति जो है फुल्टन समिति है, ये 1965 में आई थी। ठीक है, और इसने ये अनुशंसा की थी 1965 में, इसे बनाया गया। 1967 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ये जो है फुल्टन समिति, ये फुल्टन नाम से एक स्पीच बहुत फेमस है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे, अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी, तो ये बताएंगे कि वो कौन सी स्पीच है, किसके द्वारा वो प्रस्तुत की गई थी और उसका विषय क्या था। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। देखिए इसमें भारत और यूएसए दिया गया है, इसमें है नहीं। यूएसए में तो दोहरी नागरिकता है, भारत में नहीं। भारत और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और भारत दोनों में नहीं है। स्विट्जरलैंड और यूएसए, तो ये स्विट्जरलैंड में है नहीं, यूएसए में सिर्फ है। तो ये एक कंफ्यूजिंग सवाल के दायरे में रखा गया था, आयोग ने भी इसे कंफ्यूजन में रखा है। तो ये डाउट में इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो आपका अभिकथन आपके सामने, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता। ये जो है बोला गया है कि बिना उसकी अनुशंसा के किसी को पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक, उसे मुख्य, क्योंकि उसे मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो ये तो बात सही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश। ये जो पहली बात है कि बिना जो है अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, ये बात सही है। लेकिन उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, एकदम गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो होते हैं उसके सहायक दो, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ये आपका अनुच्छेद 324 में लिखा गया है। अब उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने की प्रक्रिया लगभग जो है वो दोनों जो जो संसद के सदन हैं उनके सामवेश से उनको हटाया जा सकता है। और दूसरी चीज लगभग वैसी ही जो है प्रक्रिया होती है जैसे कि आपके मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों तीनों के तीनों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये सब के सब एक समान पद धारित करते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो जो बहुमत है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी अगर दो एक तरफ है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात भी नहीं मानी जाएगी। हाँ ये जरूर है कि इनको हटाना है अगर, तो जो है उनकी अनुशंसा जरूरी होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो यानी कि जो पहला है वो सही है और सेकंड जो है वो गलत है। ये सी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये सही है परंतु आर गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से अब कथन एक है, एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। पढ़िए, अब चलते हैं, ये जो है 19वां प्रश्न है, देखते हैं क्या तर्क और अभिकथन दिया गया है, इसे चेकआउट करते हैं। तो अभिकथन आपका है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात एकदम सही है, बात एकदम सही है। दूसरा की तर्क आर है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। जी हाँ,
इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन जो है उनको जब एक बार आप रख देते हैं तो उसके बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता, अगर आपने उन्हें रख दिया तो। ठीक है। और जो इनकी जब आप कभी पढ़ेंगे तो इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे कि मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ये एक प्रकार का अपवाद है, भारत में किसी भी जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार है किसी लोक सेवक को किसी लोक सेवक को पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति के 7 पर्यंत ही उस पर बने रहते हैं, लेकिन जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत के पूरे जो वित्त का डेटा रखना है या उसका जो है निरीक्षण परीक्षण करना है, उसकी धुरी है, केंद्र है। तो इसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए। और इसका जो भी जो ऑफिस है उसकी भी जो खर्चे हैं या उनके जो तनख्वाह है वो सब दिया जाता है भारत की संचित निधि पर, ये भारित व्यय है, इसीलिए इसमें कटौती किसी प्रकार की नहीं हो सकती। और इसकी जो सैलरी है, जितना उसका जो वेतन है, वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है भारत के। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इसका पद है उसकी जो वरीयता क्रम है वो जो भारत के मुख्य सचिव होते हैं उनके बराबर का होता है, जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं उनके बराबर का होता है। और तीसरी चीज़ ये जो है आपको देखने को मिलेगी इसकी, जो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल का है और 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। तो इससे पहले भी अगर वो जो है अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो दे सकता है। तो यानी कि भारत ये जो है इसका ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। ठीक है, ये प्रश्न का इसका जवाब है। इसे हटाने के लिए हमने पहले ही बताया महाभियोग का प्रयोग करके हटाया जा सकता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसका आपको उल्लेख मिलेगा जब आप पढ़ेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 148(1) और 124(4), इसमें आपको जो है इसको हटाने का उल्लेख मिलेगा। प्रश्न संख्या 80। नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, जिसमें सूची फर्स्ट में उपागम जबकि सूची में सेकंड में विशेषता है। इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो पारिस्थितिकीय उपागम सीधे सीधे जो है ये अग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा आपका निर्णय निर्माण, तो निर्णय निर्माण का तथ्य मूल्यांकन कथन। ठीक है, बिना तथ्य मूल्यांकन के आप कहाँ निर्णय नौकरशाही विधि एवं तर्कपूर्ण सामान्य व्यवस्था नकारात्मक प्रतिसंभरण। तो अभी अब परिस्थितिकीय उपागम ए के नीचे जो है आपका थर्ड, ए के नीचे थर्ड जो 2 विकल्पों में आ रहा है, निर्णय निर्माण बी के नीचे फोर्थ, बी के नीचे फोर्थ, ये देखिए ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मिलाने में बहुत देर लगती है। वहाँ पर आपको जो अगर दो एक ही 2 से मिल जाता है तो जल्दी करके निकल लेना चाहिए, ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति शब्द का प्रयोग किया था? विलियम थॉर्नटन फॉक्स, ये जो है एक बहुत बड़े विचारक थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हुए थे और वहाँ के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड वार स्टडीज़ है उसके निदेशक भी रहे ये। तो और ये संस्थापक निदेशक थे उस सेंटर के। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा यूएसए और यूके की विदेश नीति पर काम किया और 1944 में पहली बार इन्होंने महाशक्ति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, विलियम थॉर्नटन फॉक्स, थॉर्नटन रिकर्ड फॉक्स। 82वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, पूरा नैतिक मूल्य। आदर्शवाद अनिवार्यतः उदार अंतर्राष्ट्रीयतावाद का एक परिवर्ती है, ये भी एकदम सही है। आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना, ये भी सही है। आदर्शवाद उदारवाद का सह विस्तृत है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेक्ट भी है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसलिए इसको डी के साथ हम जाएंगे। निम्नलिखित घटनाक्रमों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल, सॉरी काशी आ गई थोड़ी सी। दूसरा आपका ईरान में इस्लामिक क्रांति
क्योंकि गोर्बाचोव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त करने से पहले इस्लामिक क्रांति हुई थी, फिर ये गोर्बाचोव को सीपीएसयू का महासचिव नियुक्त किया जाना, और फिर इसके बाद में आपका जो है औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति। तो पहले फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। द 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस हैज रिटन बाई E.H. कार। ये बिल्कुल डाउट नहीं है, E.H. कार ने इसे लिखा था। तो ए के नीचे थर्ड, अगर आप यहीं देख लीजिए एक में ही मिले तो सीधे लगा करके भाग लेते हैं, बाकी आप जो है ये इसका ऑप्शन सही हो गया। बाकी देख सकते हैं चीज़ों को। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये कार्ल ड्यूस की रचना है। ठीक है, ये जो है कार्ल ड्यूस की है। इम्पीरियलिज्म अ स्टडी ऑफ इम्पीरियलिज्म अ स्टडी, ये जे हाफसन ने लिखा है। न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये क्वामे नक्रूमा ने लिखा है। ठीक है, तो ये आप देख, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की रोकथाम की नीति के संबंध में सही नहीं है? नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को रोकना था, एकदम सही। ठीक है। बी, अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग अवरोध के साधन के रूप में किया था, ये भी सही है। विदेशी सहायता ताकि उसे रोका जा सके, ये अवरोध के तौर पर उपयोग किया। सी, इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो पूरे विश्व में जो है सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था, तो ये एकदम गलत बात है। ठीक है, जो कभी आप इसे पढ़ेंगे, नाटो की ही उन्होंने स्थापना कर दी थी इसके लिए, ताकि वो जो है पूरे यूरोपीय क्षेत्र में इसके प्रभाव को रोक सकें, सोवियत यूनियन के प्रभाव को। ठीक है। 86वां प्रश्न, यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो? ये जाहिर सी बात है, पूर्ण यथार्थवादी बात है, इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये हर्जे मॉर्गनथाउ का कथन है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये घोर यथार्थवादी कथन। आगे आते हैं हम, ये देखिए मिलाना है आपको, ये दो सूचियां दी गई हैं, कब कब क्या घटित हुआ। तो व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल एबीएम, ये जो है आपका 1972 में। सामरिक कटौती हथियार संधि 1991, और सामरिक आक्रामक हथियार कटौती संधि ये 2002। तो अभी हम किस उस पे पहुंचे हैं, ए के नीचे फोर्थ, ए के नीचे फोर्थ, ये कहाँ पर आपको मिलेगा? केवल एक विकल्प में आपका ए के नीचे फोर्थ है, इसी से ये सही हो गया। ठीक है, आगे के लिए मिला दिया गया है, जो कभी मिलते जरूर चीज़ें। 88, प्रश्न संख्या 88, रिक्ति पूर्व यानी प्री इम्पिटिव रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई थी, एकदम सही। यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है, ये भी एकदम सही है। यह रणनीति किसी संभावित आक्रमण के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है, ये भी सही है। डी, ये रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आक्रामकता की तो जो है बात कभी चार्टर करेगा नहीं। 89, प्रश्न संख्या 89 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं रहा है? तो ये देश आपका है सऊदी अरब, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 90, सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीरिया में हस्तक्षेप किया, ये सही नहीं है, बिल्कुल जो है। सीरियाई सेना के लिए हिजबुल्लाह के समर्थन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2003 में पुनः हस्तक्षेप किया, ये भी गलत है। 2013 में दमास्कस में हुए सारिन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 91, किसने कहा कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए? ठीक है,
और उसको सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हमें पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। ये कोलिन डी पावेल, इनके बारे में कभी आप पढ़ेंगे। ये अमेरिका के जो है आर्मी में रहे हैं ये, और आर्मी जनरल तक बने। यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी थी उसमें जनरल तक के पद तक ये गए हैं। कर्नल रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे, बहुत मतलब जो है इन्होंने प्रगति की। और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे थे अमेरिका के। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें जो है भारत को तवज्जो देनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान जैसे मित्र को भी नहीं खोना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? ये इन्होंने प्रस्तुत किया था सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में ये प्रस्तुत किया। और जब कभी आप इसे देखेंगे, इसके जो नीतिकार हैं, जो इसका माना जाता है कि जो जो जिसको इसने तैयार किया था जिन्होंने, तो ये मतलब इसका पूरा पूरा श्रेय लुक ईस्ट पॉलिसी को निर्मित करने का जो है जाता है तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे। और उन्होंने जो है वस्तुतः जो आपका शीत युद्ध कालीन जो खत्म हुई थी राजनीति, उसके बाद जो नई जो है विश्व व्यवस्था उभर रही थी, उसमें अपने आप को सेटअप करने के लिए, और जो ईस्ट एशियाई जो देश थे आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश, जिनसे संबंध हमारे बहुत प्राचीन काल से बेहतर रहे, क्योंकि जो सांस्कृतिक संबंध है वो बेहतर थे ही थे, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू किया। और 2014 में मोदी सरकार ने इसी लुक ईस्ट जो नीति थी, इसी को एक्ट ईस्ट में बदल दिया। 2014 में जो है वो एक सम्मेलन में बात करते हुए कहते हैं, भारत आसियान सम्मेलन जो होता है कि औद्योगिकीकरण और व्यापार का एक नया युग प्रारंभ करेंगे, और एक्ट ईस्ट नीति जो है उस दिन लागू कर दी गई। ठीक है, 2014 में। तो अभी आते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन क्षति के लिए मुआवजा मांगे था? गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का। हाँ, ये तो जस्ट वार की जो डॉक्ट्रिन है वो ह्यूगो ग्रोसियस का है, इसमें कोई बात डाउट ही नहीं है। नेचुरल लॉ की बात भी इन्होंने की थी। और जो आपका इंटरनल सॉवरेनिटी की थ्योरी है वो भी ह्यूगो ग्रोसियस ने ही दिया था। ठीक है, और नेचुरल लॉ को उसके ऊपर माना था कि नेचुरल लॉ से वो जो है वो कंट्रोल्ड होगा। तो इसलिए पूर्ण रूप से इनको जो है सॉवरेनिटी में योगदान के लिए नहीं जाना जाता है। 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं होंगी? अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षण की भर्त्सना की। एकदम सही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की व्यवस्था करते हुए संकल्प पारित किया, ये भी सही। अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ये भी करेक्ट है। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत ने अप्रसार संधि पर जो है वो नहीं किया था। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन से सही हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कहाँ मिल रहा है आपको? सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। ये देखिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं है? क्या इसमें से भाग नहीं है? ठीक है। अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, ये जो है ये तो सीधी चीज था ही था उसके अंदर। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं था। ठीक है। पर्यावरणीय संपोषणता सुनिश्चित करना, ये भी इसका भाग था। इसके जो प्रमुख भाग थे वो आप देख सकते हैं। 2015 तक इसमें जो है ये 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य बनाया गया था। 8 वैश्विक लक्ष्य इसके निर्धारित किए गए थे। भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरणीय सततता, वैश्विक विकास के संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये जो है सार्वजनिक लक्ष्य इसके निर्धारित किए गए थे। 96।
निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? ये मोरारजी देसाई थे। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, इस पर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मोरारजी देसाई ने। और अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, ये इंद्र कुमार गुजराल, इनको कभी इनकी गुजराल डॉक्ट्रिन है, वो भी ध्यान में रखिएगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, जो पड़ोसी देशों से संबंध के विषय में इन्होंने जारी किया था। तो 97वां प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया? तो ये जो है 3 देश आपके सामने हैं, उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक, इन तीनों को जो है इंगित किया गया था। भारत का पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? अक्टूबर 2001 में, जो 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद उन्होंने उसको हटा लिया। इसलिए हटा लिया, सितंबर में हमला हुआ, 2001 में उन्होंने हटा लिया, जब उनको लादेन एकादशी मिल गई, उन्हें पता चला कि ये स्थितियां खराब हैं, अपने खुद जो है डेंजर जोन में आए तो हटा दी। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? हेंस ब्लिंक्स। हेंस ब्लिंक्स थे, ये बहुत ही जो है पढ़ी लिखी फैमिली से आते थे, इनके पिता भी प्रोफेसर रहे, माँ भी रही, इनके जो है दादा भी जो है वो प्रोफेसर रहे, और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी प्राप्त की थी, और इसके बाद में जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में आए, और इनका जो है ये हेड भी रहे हैं, जो आपका न्यूक्लियर इंटरनेशनल न्यूक्लियर जो वो था अथॉरिटी थी, उसके ये हेड भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध के संत्रास के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयतावादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम सही है। उनका विश्वास था कि आत्मनिर्णय तथा राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न के अनुसार, कि सही नहीं है कौन सा कथन देना था, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी है सही और ये भी सही है, तो यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नए जो है प्रश्न पत्र के साथ। मेरी कोशिश ये होगी कि प्रथम प्रश्न पत्र भी मैं जो है प्रस्तुत करूं। एक दिन मैं कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं। लगातार 3 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया, और उसमें मेरी जो स्ट्रेटजी रही कि मैंने फर्स्ट पेपर को हमेशा अपने फोकस पे रखा है, इसलिए मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे निवेदन किया कि मैं फर्स्ट पेपर की भी एनालिसिस लेकर के आऊँ। आई होप कि अगले कुछ दिनों में मैं फर्स्ट पेपर पर भी अपने एपिसोड शुरू करूँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। पॉलिटिकल साइंस के मुझे लगता है कि मैं अभी जल्दी जल्दी कुछ और वीडियोस लेकर के आऊँगा। आप ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।